Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीईटी प्रिपरेशन साइंस 2 के लिए। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको सारे ही सब्जेक्ट के बारे में जो है बता दिया था कि आप सीईटी की तैयारी जो है किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली जो है वो साइंस 2 के बारे में बात करेंगे और आपके किताब के चैप्टर्स में से भी जो है पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी हो। अगर आप लोगों की 10th की साइंस 2 की टेक्स्ट बुक की बात करें तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है हाईलाइट करनी है। तो आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेगी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में स्पेशली। तो आपको जो है वो डेफिनेशंस देखनी है। उसके अलावा आपको बहुत सी डेट्स मिलेगी कि किस सन में किस साल में जो है ये नज़रिया लाया गया, तो वो डेट्स। इसके अलावा बहुत से आपको नाम मिलेंगे, जैसे कि आपको अलग अलग साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद फोर्थ चैप्टर्स में आपको कुछ नाम मिलेंगे। तो बहुत कम है नाम, बट स्टिल आपको जो उन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो साइंस 2 में आपको बहुत बार पूछी जा सकती है वो ये है कि आपके जो चैप्टर 3 है, इसके अलावा आगे जो एंड के चैप्टर्स है जिसमें हयाती खुर्दबीन दिए हैं, तो उनमें जो है आपको बहुत से केमिकल्स के नाम, बहुत से खुर्दबीन के नाम, बहुत से आज़ा के नाम दिए हैं और उनके काम बताए गए हैं। तो ये चीज़ जो है आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए साइंस 2 में। और लास्ट जो है वो है डायग्राम। आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक में बहुत सारे डायग्राम्स दिए गए हैं, बहुत सारे वेब चार्ट्स दिए गए हैं, तो आप उन चीज़ों को जो है अच्छे से पढ़े, डायग्राम के लेबल्स अच्छे से पढ़े और वेब जो है वो बराबर आपको कंप्लीट करने आना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक के जितने वेब और डायग्राम है वो तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर। अब आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। तो आप लोग भी अगर साथ साथ में टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करते जाए तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। और यहाँ पर जो है मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई है। जैसे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन कहा, तो सबसे पहली लाइन में डेफिनेशन है कि एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारुस कहलाता है। तो ये जो है हमारी डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा यहाँ पर देखिए नाम और साल भी बहुत से दिए गए इस पैराग्राफ में, स्पेशली कि जदीद जीनियात का आगाज जो है वो ग्रेगर जोहानस मेंडल ने किया था। तो ये आपको नाम याद रखना है। उसके बाद ह्यूगो डी रूस के बुनियादी तब्दीली के नजरियात से जो है अचानक होने वाली तब्दीली को समझने में मदद मिली। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी फिल इन द ब्लैंक्स बन सकती है कि जीन की मुंतकिली डैश के जरिए होती है। तो जीन की मुंतकिली क्रोमोजोम के जरिए होती है। उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पर दी है ये आप बस सरसरी तौर पर रीड कर ले, लेकिन यहाँ पर दिया है 1961 में फ्रांस में फ्रेंकाइस जेकेब और जैक मोनार्ड इन जीनियाती साइंसदानों ने जरासीम के खुलिये में डीएनए के जरिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ का नमूना तैयार किया। तो ये साल और ये नाम जो है आपको याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर दो लाइन में जो है आपको जिनियात का इस्तेमाल दिया है। तो ये आपको जो है इस तरीके से पूछ सकता है कि आपको चार ऑप्शन दिए जाए और उसमें से आपको गलत ऑप्शन को टिक करना है। यानी तीन में जो है जिनियात का सही इस्तेमाल दिया जाएगा और चौथे में जो है आपको कोई गलत इस्तेमाल दिया जाएगा तो आपको उसको जो है टिक करना है। तो इस तरीके से सवाल इसमें आ सकता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको बहुत सी डेफिनेशंस मिलेगी। पहले तो एक स्टेटमेंट है, डीएनए में मौजूद जीन न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से खुलिया के अफ़ाल में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक वो जो है वक्तन फ़ौक्तन प्रोटीन जो है तैयार करते हैं। अब यहाँ डेफिनेशन आती है कि प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से जब आरएनए के जरिए होती है उसको जो है सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है, डीएनए में थायमन की बजाय एमआरएनए में यूरेसिल तैयार होता है। एमआरएनए तैयार करने के इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है जिसे कोडान कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपको साल और नाम आएगा। भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 20 अमीनो एसिड के लिए कोडान दरियाफ्त किया जिसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल इनाम से नवाजा गया था। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे ही पैराग्राफ है कि यहाँ पर डेफिनेशन है, जैसा कोडान एमआरएनए पर मौजूद होता है उसके बरक्स एंटी कोडान टीआरएनए पर होता है। इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन है कि राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडान के फासले से सरकते जाते हैं। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इसके अलावा जो बीच बीच में पैराग्राफ्स है उसको आप रीड करके बस समझ भी लेंगे तो इनफ होगा। उसके बाद जो है नोई तबद्दुल है, कोई न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है जिसकी वजह से एक छोटा सा फर्क आ जाता है। ये फर्क या तब्दीली जो है म्यूटेशन यानी नोई तबद्दुल कहलाती है।
अब आते हैं इर्तिका में। तो इर्तिका का जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको समझना है, आपको ये कंसेप्ट अपने लिए क्लियर करना है ताकि आपको अगर कोई सवाल इस पर पूछे तो आपको आसानी हो। यहाँ पर जो है पहली डेफिनेशन है इर्तिका यानी मरहलेवार तरक्की। ये अमल बहुत ही सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की को जाहिर करने वाला अमल है। उसके बाद यहाँ पर पूरी आपको जो है थ्योरी दी गई, यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है, आप चाहे तो ये रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी थ्योरी दी है जो आपको जो है रीड करके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है, स्पेशली ये जो नज़रिया इर्तिका है वो। अब आते हैं इर्तिका के सबूत पर। इर्तिका के सबूत में आपको सबसे पहले तो सबके जो नाम है, यानी शक्लियाती सबूत, तशरीही सबूत, ये वाली जो साइड हेडिंग्स है ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा हर सबूत में किस चीज़ को नज़र में रखा जाता है वो आपको याद रखना है। जैसे कि शक्लियाती सबूत में हैवानात के मुंह की बनावट, आँखों का मकाम, नथने, कानों की बनावट या जिस्म पर घने बाल होते हैं। इसके अलावा नबातात में जो है पत्तों की शक्ल, निज़ाम रंगियत, पत्तों की तरतीब और डंठल देखी जाती है। यानी शक्लियाती सबूत में जो बनावट है और जो चेहरा है या फिर जो नबातात में जो है पत्ते और डंठल वगैरह देखे जाते हैं, तो शक्लियाती सबूत इस चीज़ से डील करती है। फिर तशरीह सबूत में क्या होता है? तशरीह सबूत में जो है हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुमासिलत नज़र आती है। तो आप ये डेफिनेशन जो है, ये एग्जांपल्स इसकी याद कर लें, या फिर आप इतना याद रखें कि तशरीह सबूत में जो है हड्डियों और जोड़ों की मुमासिलत जो है वो बताई जाती है। उसके बाद आता है आसारी आज़ाद। तो इस पर पहले डेफिनेशन है कि जानदारों में तनज़ुल पज़ीर या नामुकम्मल नमू याफ्ता गैर फ़ाल उज़ू हिस्से को आसारी आज़ा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बीच में जो है डिटेल दी गई है उसके मुतालिक, और लास्ट में जो है आपको यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल दी गई है। आपको जहाँ पर भी एग्जाम्पल्स दी जाएगी वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि वो जो है आपको ऑप्शंस में दी जा सकती है और आपको जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है कि किस चीज़ की एग्जाम्पल क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आपको 4-5 एग्जाम्पल्स दी गई है। उसके बाद आते हैं रकाजी सबूत पर। तो ज़मीन के अंदर नक्श मौजूद होते हैं, महफूज होते हैं, उन्हें रकाजात यानी फॉसिल्स कहते हैं। अब ये जो कार्बनी पैमाइश जमा है ये इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें से ऑब्जेक्टिव चीज़ें निकालना जो है थोड़ा मुश्किल है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कार्बनी पैमाइश जमा यानी कार्बन डेटिंग का जो कंसेप्ट है, ये पूरा पैराग्राफ जो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि प्रोसेस होता क्या है। C12 C14 ये जो है क्या करती है, कितने वक्त में जो है वो ख़त्म होना शुरू होती है और इससे किस तरह मालूमात ली जाती है। बस ये आप जो है छोटा सा आपको पैराग्राफ दिया गया है, ये चीज़ जो है आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ साइंसदानों के तारुफ में दिया गया है कि ये चीज़ जो है वो किसने दरियाफ्त की थी। वेलार्ड लिबी ने जो है 1954 में से दरियाफ्त किया था और 1960 में उन्हें जो है केमिस्ट्री इल्म कीमिया में नोबेल इनाम दिया गया था। अब आते हैं दरमियानी कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक्स पर। तो यहाँ पर जो है इसका पूरा पैराग्राफ, इसमें आपको डेफिनेशन और सिर्फ एग्जांपल्स ही दी गई है। तो आपने याद रखना है कि कौन सा हैवान किन दो ग्रोह के बीच में जो है दरमियानी कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट है जिनियाती सबूत। तो जिस तरीके से शक्लियाती सबूत में शक्ल, तशरीही सबूत में हड्डियों की बनावट, उसी तरह जिनियाती सबूत में जो है इब्तदाई मरहलों के जिनीन में जो है यकसानियत पाई जाती है। यानी जो फर्स्ट जब हैवान बनता है तो उसका जो पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेज होता है, उसमें ऑलमोस्ट सारे ही हैवानात जो है वो एक ही शक्ल के दिखते हैं। फिर दूसरे स्टेज से वो जो है शक्ल लेना जो है शुरू करते हैं। उसके बाद है डार्विन का नज़रिया। तो देखिए डार्विन का सबसे मेन नज़रिया यही था कि जो काबिल है वही ज़िंदा रहेगा। तो ये आप याद रखें, उनकी किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वो, और उसके बाद तो पूरी थ्योरी है, तो वो आप लोगों को सिर्फ समझना है। और लास्ट में जो है यहाँ पर 3 एतराज़ दिए गए हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये एतराज़ याद रखना है कि डार्विन के नज़रिए में कौन कौन से एतराज़ात निकाले गए थे। इसको भी जो आपको 4 ऑप्शन में से जो है 3 सही एतराज़ देकर एक गलत एतराज़ देगा और आपको पूछेगा गलत बयान को टिक करिए। तो इस तरीके से आपको ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है लेमार्किज्म यानी लेमार्क का नज़रिया। तो यहाँ पर भी जो है ये तरीका जो है जैन बाप्टिस्ट लेमार्क ने पेश किया था और इसे उन्होंने आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल नाम दिया था। उसके बाद पूरी जो है आपको यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल्स दी गई है। नेक्स्ट हमारा आता है जमात का ज़हूर। ये सब आप लोग सिर्फ रीड कर ले तो इनफ होगा। हाँ, इंसानी इर्तिका आता है। इंसानी इर्तिका के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इस चीज़ को किसी पेज पर लिख लीजिए या बना लीजिए। जैसे हम चार्ट बनाते हैं, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ,
उस तरीके से, क्योंकि इसमें जो है बहुत सा अरसा दिया है, बहुत सी जगह दी गई है, बहुत सा अरसा दिया है, बहुत सी जगह दी गई है, बहुत से जो है किस्म दी गई है हैवान की। तो उसका जो है आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आप लोग जो है एक वेब चार्ट बना लीजिए इसके लिए, या फिर आप लोग ये भी रेफर कर सकते हैं जो यहाँ पर शक्ल दी गई है। मतलब आपको जो है इसमें हाईलाइट करेंगे तो आप लोग जब इसमें टिक करेंगे तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जब आप उसको पेज पर बना लेंगे तो आपके लिए पढ़ने में आसान होगा कि हाँ पहले ये चीज़ हुई, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये चीज़ हुई। जैसे पहले जो है 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद जो है लंगूर जैसे हैवान तरक्की करने लगे, फिर 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में बंदरों की दुम ख़त्म हो गई, फिर उनके दिमाग की इस्लाह हुई, फिर जो है यहाँ पर तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले जो है चंपांजी और गोरिल्ला पैदा हुए, फिर 2 करोड़ साल पहले ऐप के कुछ अनवाई कुछ किस्म का इर्तिका आया। तो इस तरीके से आप साल लिख लिख कर जो है वो कौन से हैवान आए या ख़त्म हुए वो लिखे तो आपके लिए आसान होगा। फिर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अफ्रीका का रामापेथिस जो है पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया, और फिर जो है आगे यहाँ पर भी वही चीज़ दी गई है जो आपको ऊपर बताई गई है। नेंडरथल इंसान जहीन जमात की पहली मिसाल तस्लीम की जाती है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है वही पूरा चार्ट आप जब बनाएंगे तो आपको 7 करोड़ से लेकर 50,000 साल पहले तक का सारा कुछ जो है एक ही लाइन में आप लिख दें तो आपके लिए पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है मश्की सवाल दिए गए हैं हमारे। सेकेंड चैप्टर में आते हैं जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1। यहाँ पर जो पहले शुरू में दी गया है ये पूरी चीज़ जो है थ्योरी है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया है कार्बोहाइड्रेट से हमें डैश तवानाई हासिल होती है, तो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है हमको कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है। कार्बोहाइड्रेट में किन चीज़ों का शुमार किया जाता है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद है जानदार और तवानाई की तैयारी। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू होती है कि जानदारों में अमले तनफ़ुस जो है वो 2 लेवल पर होता है, जिस्मानी और खुलवी। जिस्मानी सतह पर जो होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जो अतराफ का माहौल है उसमें लेन देन होता है, लेकिन खुलवी सतह पर जो होता है उसमें ऑक्सीजन के ज़रिए या ऑक्सीजन के बगैर जो है ग़िज़ाई अज्जा की तकसीर होती है। फिर यहाँ पर आपको जो है थोड़ा और डिटेल मिलेगी कि जो है हम जो चीज़ें खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट में जो है ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट हमें हासिल होता है और उसकी मरहलेवार तकसीर होती है। इसी को खुलवी सतह का तनफ़ुस कहते हैं। इसकी 2 किस्में हैं, एक ऑक्सीजनी और एक गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस। अब यहाँ से जो है जो शक्कर पाशीदगी और ट्राइकार्बोक्सिलिक है, और जो तीसरा भी आपको जो दिया है इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल, उन तीनों में आपको क्या चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको प्रोसेस याद रखना है, यानी ऐसे नहीं पूरा मतलब पूरे जुमलों में नहीं, सिर्फ इतना इतना याद रखना है। जैसे कि पहले जो है खुलिया माए में ग्लूकोज की तज्जिया होता है, उसके बाद जो है उससे पार्विक एसिड के सालमात एसिटल कोएंजाइम ए में बनते हैं, और फिर वो एसिटल कोएंजाइम ए जो है तवानी में जाता है, वहाँ उस पर क्रैब चक्कर होता है। फिर वहाँ पर से जो है एसिटल कोएंजाइम ए का जो है एसिटल की तकसीर हो जाती है उसमें से, और फिर आगे के जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक मुंतकिली जंजीर के लिए जब जाते हैं वहाँ पर तवानिये में जो है ईटीसी रिएक्शन उन पर होता है और लास्ट में तवानाई खारिज होती है। तो इस तरीके से बस ऊपर ऊपर से आपको प्रोसेस याद रखना है। और दूसरी चीज़ याद रखनी कि हर प्रोसेस के बाद कौन सी चीज़ें जो है हासिल हो रही है। जैसे शक्कर पाशीदगी में पारिक एसिड, एटीपी, NADH2 और पानी के सालमात हासिल हुए। फिर क्रैब चक्कर में जो है ATP, FADH2, NADH2, H2O और CO2 हासिल होता है, और ETC रिएक्शन में NADH2 के 3 साल में, FADH2 के हर 2 साल में से जो है ATP के सालमात हमको हासिल होते हैं। तो ये चीज़ आपको 2 चीज़ याद रखनी है, तो प्रोसेस और जो है आखिर में आपको हर प्रोसेस के बाद कौन सी चीज़ हासिल हो रही है। फिर यहाँ पर जो है ये सारे फुल फॉर्म्स दिए हैं, ये आप लोग रीड कर ले। हाँ ये इम्पोर्टेंट तो है। और एक और चीज़, जितना मुझे लगता है रिड्यूस पोर्शन में से नहीं पूछा जाएगा, तो आप चाहे तो वो चीज़ स्किप कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें उसमें से इजी लग रही है वो पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ पढ़ लेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, बट आई गेस कि रिड्यूस पोर्शन में से नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं ये भी पूरी थ्योरी है कि फाका कशी और भूख हड़ताल के वक्त जो है किस तरीके से तवानाई मिलती है। यहाँ पर जो आपको दिया गया है EMP पाथवे किन के नाम पर है और इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों ने दरियाफ्त की थी तो उनके ही नाम पर जो है रख दिया गया है। और सर हेंस क्रैब ने जो है मालूम किया था क्रैब चक्कर, इसीलिए उन्हें क्रैब चक्कर कहा जाता है। ये दोनों वेब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वेब आपको समझने आना चाहिए और पूरा भी करना चाहिए, यानी आपको याद होना चाहिए।
अब है ये चीज़, गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ में ग्लूकोज की तहलील और तख़मीर 2 मरहले में होती है। इससे ग्लूकोज की नामुकम्मल तहलील होकर कम तवानाई का इखराज होता है। तो तख़मीर की डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि ग्लूकोज की तहलील से हासिल शुदा पायरिक एसिड कुछ खामिरों की मदद से दूसरे कार्बनी तेज़ाब या अल्कोहल में तब्दील हो जाते हैं। इसको तख़मीर होना या तख़मीर करना कहते हैं। अब यहाँ से जो चीज़ शुरू होती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोटीन और जो है चर्बी और लास्ट में जो है विटामिन्स, इसके मुतालिक दी गई है डिटेल। पहले तो प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड के कई सालमात से मिलकर जो अकबर सालमा यानी बड़ा सालमा जो बनता है उसे प्रोटीन कहते हैं। हैवानात से हासिल शुदा प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है और इससे जो है 4 किलो कैलोरीज हमको जो है तवानाई हासिल होती है। उसके बाद ये वाला जो वेब दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पेपर के वक्त भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसमें से आपको सिर्फ एक एक चीज़ भी पूछ सकती है, जैसे प्रोटीन जो है हड्डियों में किस रूप में जो है तैयार होती है, तो आस्तीन के रूप में तैयार होती है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको पर्पल बॉक्स में दिया है, रुबिस्को नामी खामरा कुदरत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। फिर आते हैं हम जो है रोगनी शय पर, चर्बी पर। रोगनी तुरशों और अल्कोहल के सालमात को मखसूस कीमियाई बंदिश से जोड़कर तैयार की गई शय रोगनी शय कहलाती है। मसलन खुलिया की दीवार, मतलब ये जो है मुख्तलिफ किस्म के खुलियात इनसे ज़रूरत के मुताबिक मादे तैयार करते हैं, जैसे कि फास्फोलिपिड नाम के सालमात जो है इसमें, मतलब उसकी तैयारी के लिए इसमें ज़रूरत होती है। चर्बी आमेज़ मादों से हमको जो है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है हासिल होती है और रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चर्बी आमेज़ मादा जिस्म की रोगनी इत्साली नसीजों में ज़ख़ीरा कर जाता है। उसके बाद बात करते हैं हयातीन यानी विटामिन्स की। तो विटामिन्स 6 किस्म की होती है, A B C D E और K। इनमें से ये चीज़ याद रखें, A D E K ये जो 4 विटामिन्स है ये हल पजीर होते हैं चर्बी में और बी और सी जो है ये पानी में हल पजीर होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी यानी राइबोफ्लेविन और निकोटिनामाइड यानी विटामिन B5 ये भी जो आप लोग याद रखिए। ये वाले दो पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ समझ भी ले इस चीज़ को तो इनफ हो जाता है कि पानी जो है कितना होता है बॉडी में और जो गिज़ाई रेशेदार जो गिज़ाई अज्जा है वो जो है क्या काम करते हैं। बस समझने की देर है, ऐसा कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ये चीज़ खुलवी तकसीम। खुलवी तकसीम की 2 किस्में होती है, मसावी तकसीम, तकलीली तकसीम। मसावी तकसीम जो है जिस्मी खुलिये में होती है, साख खुलिये में होती है, जबकि तकलीली तकसीम जो है वो जिनसी खुलिये में होती है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ आ जाती है कि प्रोसेस आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि क्या होता है, पहले क्या चीज़ होती है, फिर क्या चीज़ होती है, फिर क्या चीज़ होती है, बस इतना याद रखने की ज़रूरत है और ज़्यादा जो आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। इस पर बेस्ड जो आपको जो ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक या गाइड में है, अगर आप लोग सिर्फ उतना भी पढ़ ले तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके मुतालिक तो आपको ज़्यादा डिटेल दी नहीं गई है, बस ये छोटी सी चीज़ है जिसमें से आपको हार्डली जो है ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो इसीलिए जो है मेरा सजेशन होगा कि क्वेश्चन बैंक या फिर जो गाइड है उसमें इस पर बेस्ड जो आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं वो आप लोग रेफर कर ले, उतना इनफ होगा। उसके बाद ये चीज़ तो रिड्यूस पोर्शन में है और यहाँ पर कुछ बनता भी नहीं ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से जो है सेकेंड चैप्टर भी पूरा होता है। थर्ड चैप्टर में आप लोग सिर्फ सुन ले, क्या कर सकते हैं आप लोग, थर्ड चैप्टर में हाईलाइट करने से बेहतर एक तरीका ये होगा कि आप लोग जो है बॉक्स या चार्ट्स बना ले कि हर जो है जैसे जिनसी तौलीद है तो जिनसी तौलीद की कितनी किस्म होती है, गैर जिनसी तौलीद की कितनी किस्म होती है, हर किस्म में कौन कौन सी मिसाल, मतलब हर किस्म में क्या होता है, आप एक वर्ड में अपने लिए लिख लें और उसकी मिसालें क्या है। या फिर जो है आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि आप लोग एक एक साइड हेडिंग डालें, जैसे आपने जो है डाल दी, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम, तकसीम दोई आपने हेडिंग डाल दी। तकसीम दोई में क्या होता है, तो तकसीम दोई में जो है वो एक हैवान कट कर जो है 2 हैवान में तकसीम होते हैं। इस तरीके से आपने अपने लिए लिख दी छोटी सी डिटेल, उसके बाद आपने जो है उसकी एग्जांपल डाल दी, इनफ। ऐसे करके जो है आप लोग इसकी नोट्स बनाइए, ये चैप्टर की नोट्स बनाइए, क्योंकि ये चैप्टर अगर सिर्फ पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत कन्फ्यूजन है, अब अगर हाईलाइट करके पढ़ने जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो इसीलिए इसकी नोट्स बनाइए। ओके, सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोसेस, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो दूसरों के साथ शेयर भी करिए और पढ़ाई करिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं
बिल्कुल आपका डाउट क्लियर करूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।